आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम उससे पहले थोड़ा सा सरप्राइज़ है आपके लिए। आप चलिए और देखें। स्टार्ट में थोड़ा सा फन देख के मज़ा आया होगा, बोर नहीं होगी। सो आप हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, बायोमैकेनिक्स से इस लेक्चर में हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने स्पाइन का बेसिक स्ट्रक्चर, वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हम बेसिक चीज़ों में पढ़ लेते हैं। पहले ये हमारे पास ऐसी डिस्क होती है जो दो वर्टिब्रल बॉडीज़ के दरमियान में होती है। ऐसे दो वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं हमारे पास और ये डिस्क इनके दरमियान में यूँ होती है, ठीक है। ये डिस्क इनके दरमियान पड़ी होती है, ठीक है। अब ये एक जॉइंट फॉर्म करते हैं जिनको हमने कहा सिम्फिसिस टाइप ऑफ जॉइंट है, ठीक है। सिम्फिसिस टाइप ऑफ जॉइंट विद इंटरवेनिंग फाइब्रोकार्टिलेजिनियस डिस्क जो हमारे पास एक्ट करती है एज अ कुशन, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हम इसको ऐसे इस सेंस में ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं दो, ठीक है, इनके बीच में एक डिस्क है। अब वो जब मूवमेंट होगी हमारे पास किसी भी तरह की, तो ये क्या होगा कि ये बेसिकली हमारे पास एज अ कुशन परफॉर्म करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ रब होकर फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना करें। ये एक दूसरे के साथ रब ना हो, और जब रब हो जाएंगी तो ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज अ कुशन के तौर पर एक्ट करती है। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क को एक्चुअली देख लेते हैं इसका है क्या काम, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली 1 to 4 हाइट ऑफ द स्पाइन, जो हमारी स्पाइन की हाइट है उसमें 1/4 पार्ट जो प्ले करती है वो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। लाइक अगर हम ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास दो वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान में, अब वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में से ही हमें पता है कि स्पाइन कॉर्ड पास हो गया। अब ये पूरी मिलकर स्पाइन बना रहे हैं, ठीक है। अब स्पाइन का 1/4 जो पार्ट है, जाहिर सी बात है ये भी इंक्लूडेड होगी इसमें, तो नॉर्मल एडल्ट्स में तो हमारे पास 1/4 पार्ट बनाती है, ठीक है। वन ट्रंक इरेक्ट डिफरेंट इंटीरियर पोस्टीरियर थिकनेस ऑफ डिस्क प्रोड्यूस कर्व। अच्छा, बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे ही ट्रंक को हम इरेक्ट कर लेते हैं, लाइक अगर हम कहते हैं कि एक बंदे को हम बिल्कुल इरेक्ट खड़ा करते हैं सीधा, ठीक है, लेकिन उसकी जो स्पाइन है ना वो इंटीरियर पोस्टीरियर थिकनेस ऑफ डिस्क की वजह से कुछ कर्व्स बना देती है। एंटीरियर लंबर कर्व, थोरेसिक कर्व, सर्वाइकल कर्व्स, ये हम बाद में जाके काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे स्पाइनल कर्व्स में, ठीक है। ये कर्व्स बना देती है बेसिकली इस तरह, कुछ कर्व्स इस तरह आगे पीछे करके ना कुछ कर्व्स बनाती है एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। तो ये कर्व्स बना देती है, ठीक है। अब बेसिकली जब इरेक्ट पोजीशन में होती है, क्यों, क्योंकि इसकी थिकनेस वहाँ पे काम कर रही होती है, ठीक है। वहाँ पे जितनी इसकी थिकनेस होगी उस तरह से कर्व अराउंड की तरह पीछे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दो फंक्शनल स्ट्रक्चर हैं। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। एक थिक रिंग है जिसको हमने कह दिया है एनलेस फाइब्रोसिस, और एक हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है। हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको डायग्राम में भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। एनलेस फाइब्रोसिस जो है हमारे पास थिक आउटर रिंग है जो कंपोज होता है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज से, ठीक है। अब ये क्या है कि एक आउटर रिंग की तरह का होता है, ठीक है, लाइक इस तरह का, ठीक है। और इसके बीच में जो होता है वो एनलेस न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है, ठीक है। रिंग जो है ये एनलस फाइब्रोसिस हो गया, एनलस फाइब्रोसिस है, ठीक है। और हमारे पास ये जो है ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है। इसके अंदर मटेरियल है, ये एक कवर हुआ होता है। अब न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ये कवर हुआ हुआ एनलस फाइब्रोसिस है, जिस तरह हमने इसको कहा ये एक सेंट्रल जेलेटिनियस मटेरियल है, ठीक है। सेंट्रल जेलेटिनियस मटेरियल है, यानी सेंटर में है और जेल लाइक है, ठीक है। जेल की तरह का एक मटेरियल है जो सेंटर में प्रेजेंट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, ठीक है। यंग एडल्ट्स की जो डिस्क होती है ऑलमोस्ट उसमें हेल्दी डिस्क जो है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 90% वाटर होता है, फिर कोलेजन और प्रोटीग्लाइकेंस होते हैं जो बाकी रिमेनिंग है, ठीक है। ये एक्सट्रीमली हाई फ्लूइड कंटेंट होता है जिसकी वजह से ये एक रेजिस्टेंस सप्लाई होती है जब इस पर कोई कंप्रेशन पड़ती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक डिस्क है, ये हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये वर्टिब्रल बॉडीज़ बनाई हुई हैं, हमने कहा कि ये अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं ना तो ये इसका फ्लूइड कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि ये रेजिस्ट करता है उसको और पूरे तरीके से कंप्रेस नहीं होने देता, ना कि ये कंप्रेस करके ना ये डैमेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क को होने देता है, ना ये वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने देता है। तो ये हमारे पास एक एज अ रेजिस्टेंस कंप्रेशन के तौर पे जो फ्लूइड कंटेंट है
वो का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारे पास कंप्रेशन के लिए, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एनालस। एनालस बेसिकली हम कहते हैं 90 कंसेंट्रिक बैंड्स ऑफ कोलाजेनियस टिश्यूज जो है ना उनके साथ बना। अब क्या आते हैं ना कि 90 बैंड्स, अगर मैं आप लोगों को एक पिक्चर में दिखा देती हूँ, लाइक देखें इस तरह के बैंड्स हैं, नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है, ये इस तरह के बैंड्स होते हैं, ओके ये इस तरह के बैंड्स होते हैं। ये 90 बैंड्स हैं जिन्होंने कवर किया होता है, ये एनालस फाइब्रोसिस के कोलेजन फाइबर्स के बैंड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अंदर जो है हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, और इसको कवर किया। वही हमारे पास सुपीरियर व्यू है, लेटर व्यू में ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, फाइब्रोसिस है, और ये एनालस पल्पोसिस न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ये स्पाइनल वर्टिब्रल बॉडीज है जिनके बीच में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लेटरल व्यू के हिसाब से, ठीक है। फिर हम वापस आ जाते हैं, हम देख रहे थे कि हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है, हमने कहा एनालस फाइब्रोसिस कोलाजेनियस फाइबर्स हैं। अब ये वर्टिकली ना 90 डिग्री के एंगल पे पड़े हुए हैं, लाइक कुछ इस तरह से आगे 30 डिग्री के 30 डिग्री के एक दूसरे के एंगल पड़े हैं, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस की वर्टिकली क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जो हमारे पास है ना, बाकी सबको तो कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कंप्रेसिव लोड अगर हो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे टेंशन शेयर के, लेकिन जब रोटेशनल स्ट्रेन होता है उसके खिलाफ ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव होता है जब रोटेशनल स्ट्रेन होता है, ठीक है, रोटेशनल स्ट्रेन के टाइम ये मोर सेंसिटिव हो जाता है दैन कंप्रेशन टेंशन और शेयर के अलावा, ठीक है। तो जब हम रोटेशनल स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो हम या रोटेशनल स्ट्रेन अप्लाई होता है वर्टिब्रल बॉडीज़ पे, या हम कहते हैं कि स्पाइन पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, ठीक है। आई नो लाइक बोर हो जाते हैं, इतना लंबा लेक्चर होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके इस लेक्चर को कम कर दूँ, ठीक है। तो अगर हम थोड़ी सी ही बीच में अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है ना तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली हमने कहा कि एनालस जो है, हमने कहा पीछे हमने पढ़ लिया एनालस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। एनालस जो है वर्क करता है कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह का, ठीक है। अब जो हुज टेंशन होल्ड वर्टिब्रल बॉडीज टुगेदर अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फाइब्रोसिस, ठीक है। अब ये क्या है कि इसकी जो टेंशन होती है ना एनालस फाइब्रोसिस की, वो क्या करती है, वो हेल्प करती है वर्टिब्रल बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसिस, जो रेजिस्टेंस सप्लाई हो रहा है या न्यूक्लियस पल्पोसिस की वजह से वो उसके अगेंस्ट, ठीक है। ये सारा इस तरह से है, ठीक है। न्यूक्लियस पल्पोसिस एक्ट लाइक अ बॉल बेयरिंग कंपोज्ड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल जेल। ये ऐसे हमारे पास बॉल बेयरिंग लाइक बॉल बेयरिंग के तौर पे एक्ट करता है जो हमारे पास कंपोज हुई हुई होती है इनकम्प्रेसिबल जेल से, ठीक है। अब हम कुछ इस तरह से ना कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ओके, अगर मैं एक डायग्राम आप लोगों को दिखा दूँ कुछ, ठीक है, ये देखो ऐसे उन्होंने कहा है कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, जिसको उन्होंने कह दिया एनालस फाइब्रोसिस एज अ स्प्रिंग काम कर रहा है, और जो हमारे पास बॉल बेयरिंग के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास स्प्रिंग के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जिस तरह से इन्होंने दिखाया हुआ दोनों तरफ से अगर कंप्रेशन लग रही है तो ये एक दूसरे को कैसे रेजिस्ट कर रहे हैं कि दोनों मिल के एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एनालस फाइब्रोसिस न्यूक्लियस पल्पोसिस, और ये हमारे पास लोड्स को अगेंस्ट जो है एक दूसरे के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके हमारे पास हेल्प करते हैं एक दूसरे की, ठीक है, ताकि हम क्या कहते हैं कि कोई टेंशन या लोड इस पर हावी ना हो सके, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं ताकि नुकसान ना हो हमारे पास किसी भी चीज़ का यहाँ पे सिंपली। Right, what's this? Hello? Bean! You are enjoying the break between the video. Now let's back to our lecture. So, okay, अब हम फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन vertebral bodies roll over the nucleus
एंड फेसेट जॉइंट्स गाइड मूवमेंट्स, ठीक है। सिंपली इन्होंने ये बताया फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जब हम परफॉर्म करेंगे स्पाइन पे तो वर्टिब्रल बॉडीज़ जो होती हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोल हो जाएंगी और फेसेट जॉइंट्स जो हैं वो गाइड करते हैं मूवमेंट को, कैसे गाइड मूवमेंट कैसे परफॉर्म होनी है, ठीक है। स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल flexion produce compressive stress on one side of the disc and tensile stress on the other side of the disc. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल फ्लेक्शन, अच्छा हम सिंपली लेटरल फ्लेक्शन की एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर जब पर्सन है ना हमारे पास ये है, ठीक है, नॉर्मल सीधा खड़ा हुआ है और अब हमारे पास आ गया है लेटरल फ्लेक्शन में, ठीक है, यानी साइड फ्लेक्शन में आ गया, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं हम राफ सा, ठीक है, प्लीज़ इसको सीरियस नहीं लेना, ठीक है। अब ये एक साइड पे आ गया, अब ये जो साइड जिस पे ये जिस साइड से ये झुका हुआ है यहाँ पे जो वर्टिब्रास है इन पे क्या क्या हमारे पास हो रही है, कंप्रेशन पड़ रही, ठीक है। इस साइड पे कंप्रेशन है, लेकिन पीछे वाली साइड पे या बैक साइड पे या साइड दूसरी साइड पे हमारे पास टेंसाइल बन रही, टेंसाइल, ठीक है। अब एक साइड पे हमने कह दिया कि हमारे पास कंप्रेशन है और दूसरी साइड पे हमारे पे क्या टेंसाइल है, तो इन्होंने यही बताया हुआ इसमें इस लाइन में कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन और हाथ पे अब आगे पीछे अगर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे तो सिंपली यही चीज़ ऑपोजिट हो जाएगी, क्या आगे की साइड पे क्या है पीछे की साइड पे क्या है, ठीक है। सिंपली स्पाइनल रोटेशन क्रिएट शेयर स्ट्रेस ऑन डिस्क। स्पाइनल रोटेशन जो होती है हमारे पास एक शेयर स्ट्रेस, जाहिर सी बात है स्पाइनल रोटेशन जब हम करेंगे तो शेयर स्ट्रेस हमारे पास आएगा ना, शेयर हम पहले पढ़ चुके हैं तो ये मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। स्ट्रेस इंक्रीज होगी इन फ्लेक्शन में देन रोटेशन, स्ट्रेस को अगर हम इंक्रीज कराते हैं फ्लेक्शन में, ठीक है, रोटेशन से ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है ना फ्लेक्शन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोटेशन, वो इस वजह से कि फ्लेक्शन में हमारे पास सारे जो होते हैं ना वो नीचे की तरफ यानी मूवमेंट जा रही होती है, तो इस वजह से हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस 450 टाइम्स ग्रेटर दैन ट्विस्टिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब बेंडिंग का स्ट्रेस ट्विस्टिंग स्ट्रेस से ज़्यादा ही होगा, जाहिर सी बात है। सिंपली सी ये चीज़ है कि हमारे पास बेंडिंग का स्ट्रेस जो है हमारे पास ट्विस्टिंग स्ट्रेस से ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं करती तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ठीक है। डेली एक्टिविटीज़ में हम कंप्रेशन इज़ कॉमन ऑन स्पाइन, जाहिर सी बात हम मूवमेंट्स ऐसी कर रहे होते हैं डेली एक्टिविटीज़ में, इसमें कंप्रेशन ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। डिस्क जो होती है वो वाटर को लूज़ करती है, फिर एब्जॉर्ब करती है सोडियम और पोटेशियम को until its internal electrolytes concentration sufficient to प्रिवेंट H2O लॉस, क्योंकि वाटर लॉस होता रहता है ना हमारे पास डिस्क से, तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस करते रहते हैं। ये इतनी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है हमारे पास, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा हमारे पास। इंटरनल डिस्क प्रेशर जो है वो इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल डिस्क प्रेशर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम तब प्रोड्यूस होता है हमारे पास केमिकल जब इंटरनल डिस्क का प्रेशर एक्सटर्नल डिस्क के प्रेशर से बराबर हो जाता है। लाइक अगर हम ये कहते हैं ना सिंपली कि हमारे पास जो प्रेशर इंटरनली डिस्क में है और जो एक्सटर्नली उस पर अप्लाई हो रहा है वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास केमिकली इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। लोडिंग फॉर सेवरल और स्लाइट डिक्रीज इन डिस्क हाइड्रेशन, जाहिर सी बात है अगर लगातार लोड पड़ता रहेगा डिस्क के ऊपर तो हमारे पास क्या हो जाती है कि डिस्क की हाइड्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, स्पाइन हाइट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर अ डे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर हर डे के हिसाब से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और अप्रॉक्सीमेटली 54% लॉस फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर गेट अप इन मॉर्निंग। अच्छा ये ना बहुत एक बड़ी इसके ऊपर रिसर्चेस हुई हुई हैं और फिर इसके बाद इन लोगों ने इस चीज़ पे काम किया है कि जब हम सुबह उठते हैं ना मॉर्निंग में बंदा उठता है, ठीक है, फर्स्ट 30 मिनट जो होती है ना वो हम क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 54% ऑफ जो होता है ना हमारे पास ओके हाइट जो होती है वो कम हो जाती है इसकी स्पाइन की, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ अ डे पूरे दिन में। लेकिन विद अप्रॉक्सीमेटली 54% ऑफ दिस लॉस अकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 मिनट्स, यानी जब हम कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर अगर हम हर रोज़ के हिसाब से करें ना कि लॉस हो रहा है हमारे पास स्पाइन का, ठीक है, तो 54% जो होता है ना वो सुबह सुबह उठते साथ ही 30 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाता है, ठीक है, 30 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाता है। जैसे इंडिविजुअल एकदम से सुबह उठेगा, ठीक है, 30 मिनट उसी टाइम उसमें लॉस हो जाता है, ठीक है, सिंपली, ठीक है। व्हेन प्रेशर रिलीव्ड डिस्क reabsorb waters, volume increase, height increase,
मतलब इन्होंने कहा है कि ये जो थी ना, ये अब सुबह सुबह उठने के बाद हमारे ये इन्होंने सिंपली बताया हुआ आफ्टर गेट्स अप इन द मॉर्निंग दिस कॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ डिस्क इंजरी इन मॉर्निंग। इसकी वजह से क्या होता है ना कि सुबह सुबह जब उठता है ना बंदा, तो उस टाइम बहुत पीक होता है रेट कि डिस्क की इंजरी हो सकती है। तो उस टाइम बहुत एहतियात रखनी चाहिए कि डिस्क पे इंजरी ना होने दे, ठीक है। कोई हार्श ऐसी मूवमेंट्स परफॉर्म ना करें, कोई ऐसा मोशन परफॉर्म ना करें जिसकी वजह से डिस्क की इंजरी हो जाए, क्योंकि उस टाइम रिस्क बहुत ज़्यादा होता है डिस्क की इंजरी का मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। व्हेन प्रेशर रिलीव, जब प्रेशर रिलीव हो जाता है, डिस्क जो होता है दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है, हाइट को भी वापस इंक्रीज कर लेगा जैसे ही प्रेशर रिलीव हो जाएगा। सुबह सुबह प्रेशर लोड पड़ा हुआ होता है ना, अब जैसे लोड वो हट जाएगा तो हमारे पास सिंपली वापस आ जाएगी, ठीक है। फिर हम मेजरमेंट ऑफ जैसे कहते हैं स्पाइनल श्रिंकेज एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर 1 आवर्स इमीडिएटली आफ्टर राइजिंग इन मॉर्निंग। ये स्पाइनल श्रिंकेज की मेजरमेंट लगनी है 7.4 मिलीमीटर फॉर स्टैंडिंग, 5.0 सिटिंग, 7.9 मिलीमीटर फॉर वॉकिंग, 3.7 साइकिलिंग, 0.4 mm लाइंग डाउन। ये सारी इस तरह से इन लोगों ने कुछ मेजरमेंट्स ली हुई हैं, ठीक है, कि किस किस स्पाइनल श्रिंकेज किन फॉलोइंग एक्टिविटीज़ में हो सकती है। जब सुबह सुबह 1 घंटे के अंदर आगे इमीडिएटली आफ्टर राइजिंग आप कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें या मूवमेंट्स परफॉर्म करें, तो इस तरह से, ठीक है। बॉडी पोजिशंस दैट अलाउड रिहाइड्रेशन हाइट इंक्रीज। अब जो बॉडी पोजीशन है ना वो अलाउ करती है हमारे पास रिहाइड्रेशन और हाइट की इंक्रीज को इन डिस्क में, और आर स्पाइनल हाइपरटेंशन इन सम प्रोन पोजीशन, ट्रंक फ्लेक्शन इन स्पाइन। हम ये लास्ट चीज़ पढ़ते हैं फिर इस वीडियो ख़त्म करेंगे। बॉडी पोजीशन दैट अलाउज रिहाइड्रेशन हाइट इंक्रीज। अच्छा, अब सिंपली ये है कि बॉडी की जो पोजीशन है ना वो रिहाइड्रेशन और हाइट इंक्रीज कब हो सकती है डिस्क में, जब हम स्पाइनल हाइपर फ्लेक्शन कराते हैं प्रोन पोजीशन में और ट्रंक की फ्लेक्शन कराते हैं स्पाइन में। इन दो मूवमेंट्स में हमारे पास रिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बॉडी की पोजीशनिंग में या हमारे पास दोबारा से रिहाइड्रेशन में काम करती हैं सिंपली, ठीक है। आज हमने काफ़ी डिटेल पढ़े, जो बाकी इसका टॉपिक रह गया रिमेनिंग वो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।